आप हैं सीना रेडियो के साथ, सर्विंग द साउथ एशियन कम्युनिटी ऑफ GTA। सीना रेडियो पर अब हम लेकर आए हैं एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड। वीकडेज शाम 7 से 10 बजे तक आपके लिए अट्रैक्टिव एंड एल्यूरिंग एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस अवेलेबल हैं। जस्ट डायल 416-677-0609। सिर्फ एक कॉल आपकी किस्मत बदल सकती है। नमस्कार, आदाब सामीन। जिंदगी की भागम भाग इस चिलचिलाती धूप में मैं प्रीत लेकर हाजिर हूँ राहत के चंद पल, कुछ ऐसी कहानियों के रूप में जिनमें आप खुद से मिलेंगे। अच्छा, आज शुरुआत करते हैं इस स्पेशल शो की अमृता प्रीतम द्वारा लिखी कहानी छमक छल्लो के साथ। तनिक निकट आना छल्लो की माँ, देखो न जरा, आज तो मेरा घुटना बहुत ही सूज गया है। कहते हुए छल्लो के बूढ़े पिता ने अपनी टांग को फैला कर देखा। टांग में जोर की टीस हुई और उसने फिर से अपनी टांग समेट ली। बूढ़े हुकुमचंद की पहली पत्नी का देहांत हो गया था, वो थी छल्लो की माँ। उसके जाने के बाद हुकुमचंद ने अपने धन के जोर पर एक युवती करतारों से शादी कर ली थी और शादी के 2 दिन बाद ही वो उसे छल्लो की माँ कहकर पुकारने लगा था। करतारों को ये अच्छा नहीं लगा था और उसने उसे गुस्से में आकर कहा था, सीधी तरह मेरा नाम लेकर बुलाया करो जी, मुझे नहीं अच्छा लगता हर समय छल्लो की माँ, छल्लो की माँ। भाग्यवान मैं जो ठहरा छल्लो का बाप। तो फिर तू ही बता, तू हुई कि नहीं छल्लो की माँ? मैंने कोई बुरी बात कही है क्या? बूढ़े हुकमचंद कई बार करतारों के कहने पर सीधी तरह से उसका नाम लेकर पुकारने लगा था, परंतु फिर भी कभी कभी भूले भटके उसके मुंह से निकल ही जाता था छल्लो की माँ। और बहुत बार वो ये भी कहा करता था कि एक बेटा पैदा कर दे, फिर मैं तुझे उसकी माँ कहकर बुलाया करूंगा। अच्छा, क्या नाम रखेगी तू उसका? चंदन नाम रखना, फिर मैं तुझे आवाज दिया करूंगा, चंदन की माँ सुनती हो, चंदन की माँ। ये सुनकर करतारो चाहे कितनी भी गंभीर होने की कोशिश करती, फिर भी उसे हंसी आ ही जाती। बहुत से साल बीत गए, परंतु ओ चंदन की माँ कहकर हुकमचंद करतारो को ना बुला पाया। करतारो के घर कोई चंदन पैदा न हुआ। फिर देश का बंटवारा हो गया। पश्चिमी पंजाब में रहने वाला हुकमचंद पूर्वी पंजाब करनाल में आ गया। हुकमचंद ने जिस धन के जोर से करतारों के यौवन को अपनी वृद्धावस्था के साथ बांध रखा था, अब वो जोर भी टूट रहा था। ए छल्लो की माँ, इस बार हुकमचंद ने थोड़ी जोर से आवाज दी। न छल्लो की माँ मरेगी, ना उसका छुटकारा होगा। बोलो क्या बात है? करतारो अपने दुपट्टे के साथ हाथ पोंछती हुई रसोई से बाहर आई। तुम क्यों कष्ट सहती हो करतारो? मैंने तुम्हें कई बार कहा है, अब आपकी लड़की 4 रोटियां बना लिया करेगी। रोटियां बनाने की उसकी नीयत भी तो हो ना। 4 टोकरियां लेकर जाती है और सारा दिन घर से बाहर बिताती है। मैंने तुम्हें कई बार कहा है करतारो, अब उसे टोकरियां बेचने मत भेजा करो। यदि उसके साथ कुछ अच्छा बुरा हो गया तो? छल्लो के बापू, मैंने तुम्हें कई बार कहा है, ये नसीहत तो मुझे उस दिन देना जब 4 पैसे कमाकर मेरी हथेली पर रखेगा। यहाँ चारपाई पर बैठे बैठे ऐसे ही बोलते रहा करो बस। करतारो सिसकियां लेकर ऊंची ऊंची से रोने लगी। हुकमचंद के मन में टीस उठने लगी। फिर उसने बड़ी नम्रता से करतारो से कहा, अच्छा मेरे लिए लहसुन डालकर तेल गरम कर देना, मैं उसे घुटनों पे लगा लेता हूँ। और साथ ही रब दा वास्ता है, आज उड़द चने दी दाल ना बनावी, ये साली मेरा शरीर ही खाई जा रही है। चले उस दिन चने की दाल बनी या कुछ और, ये जानने के लिए आप भी बने रहे हमारे साथ एंड विल बी बैक वेरी सून।
उड़द दाल ही क्यों जी, मैं आज मांस पकाऊंगी और शोरबा पीना मैं अपना सर काट के उबाल दूंगी। आय हाय, तुम जब भी बोलोगी बुरे बोल ही बोलोगी। शायद मेरी किस्मत से 4 की बजाय आज 20 टोकरियां बिक जाएं। अरे छल्लो, मेरी छम्मक छल्लो, ले बेटा आज तो मेरी बात रख लेना, मेरी 20 टोकरियां बेचना, पूरी 20, और आते समय कोने वाली दुकान से पूरा आधा सेर मांस ले आना। जा बेटा जा, मोटरों के आने का टाइम हो गया। और देखना आते समय प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सब कुछ लेकर आना, नहीं तो ये जो तेरी माँ है ना, मांस को उबाल के ऐसे मेरे सामने रख देगी। ऐसा लगता था कि छल्लो अपने बाप के मुंह से ये बातें सुनकर बहुत हंसेगी, पर छल्लो उसी तरह से नीचे देखती हुई टोकरियों को देखती रही। किसी को टोकरी खरीदनी भी हो तो वो इसकी शक्ल देख के नहीं खरीदता, हर समय तने घूसे की तरह मुंह बना रहता है। करतारों के खोलते गुस्से ने जैसे अब हुक्मचंद का पीछा छोड़ दिया हो और छल्लो के पीछे पड़ गई हो। वो उसी तरह से छल्लो की ओर देखकर कहने लगी, जरा हंसकर किसी से बात करे तो कोई एक की जगह 2 चीजें खरीदे ना, इतनी सारी मोटरें वहां से गुजरती हैं। छल्लो सब कुछ इस तरह सुनती रही जैसे उसने अपने कानों में रुई नहीं कपड़ा ठूस रखा हो। और वो खसमो न खाना, क्या नाम है उसका, वो जो अखबार बेचता है, रत्ना। रत्ना, उसे देखकर तो इसके होंठ अपने आप ही फड़क उठते हैं। उस समय इसे पता नहीं कहां से हंसने का ढंग आ जाता है। भाई रानी को शौक तो चढ़ा है इश्क करने का, पर अपने आशिक का घर बार तो देख लेती। टके टके के अखबार बेचता है वो, कल को कहां से खिलाएगा इसे। करतारों की बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि छल्लो ने अपने सर पर चुन्नी ली और टोकरियों का ढेर सर पर उठा मोटरों के अड्डे की ओर चल गई। टके टके की अखबार बेचता है, माँ की बात छल्लो के कानों में दर्द करने लगी। पर जब वो मोटरों के अड्डे पर पहुंची तो उसे आती जाती और खड़ी मोटरों का ध्यान न रहा। वो अपने टोकरियों के ग्राहक ढूंढने की जगह उस सूरत को ढूंढने लगी जो टके टके की अखबार बेचता था। रत्ना को अपने सामने देखकर छल्लो जैसे जी सी उठी। उसे अपनी टोकरियां दिखाते हुए बोली कि देख मैंने कितनी सुंदर टोकरी बनाई है। टोकरी तो तू हमेशा ही सुंदर बनाती है, पर हर ऐरे गहरे के पास जाके तेरा टोकरी दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता छल्लो। तू भी तो हर ऐरे गहरे के पास जाके एक बार दिखाता है। और छल्लो हंसती। मेरी बात और है छल्लो, मैं मर्द हूँ, मेरा अखबार कोई खरीदे या ना खरीदे, पर मेरे मुंह की ओर कोई नहीं देखता। और मेरे मुंह की ओर कौन देखता है, मेरा तो लोटे जैसा मुंह है। छल्लो खिलखिलाकर हंसती रही। इस तरह किसी पराये के सामने मत हंसना, टोकरियों की जगह वो और फिर छल्लो का हंसता हुआ चेहरा गंभीर हो गया। क्या करूं रत्ने, लोगों के सामने तो मेरा मुंह लोटे की तरह बन जाता है और माँ कहती है कि तू सबके साथ हंसा कर। रत्ना ने छल्लो के हाथ से टोकरियां छीन ली। मैं तुझे नहीं बेचने दूंगा ये टोकरियां। एक बंद दुकान की ओर इशारा करके बोला, तू वहां चुपचाप जाकर बैठ जा, मैं आज सभी अखबार बेच दूंगा और फिर तो उन पैसों से मेरी टोकरियां खरीद लेगा। आगे भी तो तू कई बार इस तरह कर चुका है ना रत्ना, कब तक इस तरह चलेगा? क्या तुझे घर में टोकरियों का अचार डालना है? अच्छा छोड़ इन बातों को, लॉरी आ गई है, मैं अभी जा रहा हूँ अखबार बेचने के लिए। रत्ना जल्दी से टोकरियां छल्लो को पकड़ाकर उस लॉरी की ओर चल दिया। ताराचंद नाम के आदमी ने छुरी से अपनी औरत की नाक काट दी। 22 वर्ष की सुंदरी की नाक कट गई। पूरी खबर पढ़िए, पूरी खबर पढ़िए। दूर से रत्ना की आवाज आ रही थी। रत्ना शीघ्रता से छल्लो के पास वापस आया सब कुछ बेच के और बोला, आज बहुत से अखबार पहली और दूसरी लॉरी में ही बिक गए। अरे हाँ, तू तो प्रार्थना करता होगा कि रोज कोई मर्द अपनी औरत की नाक काट दिया करे। छल्लो हंसती रही।
औरत की नाक कटे या अपनी अक्ल। अखबार तो इसी तरह की खबरों से बिकता है भाई। देख नहीं रही है लोग कैसे मेरे हाथ से अखबार छीन रहे थे। क्यों रत्ना, लोगों को ये बात इतनी मजेदार क्यों लगी? औरत को जाने पता नहीं उसकी कोई गलती थी भी या नहीं, अगर हो भी तो इसमें क्या मर्दानगी है कि औरत का दिल ना जीता जाए और उसकी नाक काट दी जाए। ऐसा लगता है जैसे ये खबर सुनकर इन लोगों के मन में भी मर्दानगी जाग उठी हो। रत्ना हंसने लगा। दोनों शायद इसी तरह भी बातें करते रहते, पर इसी समय एक लॉरी आ गई और साथ ही आ गई 2-4 मोटरें भी। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने को। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने को। आवाज़ों के बाजारों खामोशी पहचाने को। आवाज़ों के बाजारों खामोशी पहचाने को। मुंह की बात सुने हर कोई। रत्ना अपनी अखबारों को समेट अपनी अखबारों को साथ ले सामने खड़ी लॉरी में चला गया उन्हें बेचने के लिए, और साथ ही छल्लो उठी अपनी टोकरियों को लेकर और सामने खड़े मोटर वाले बाबू के पास पहुंच गई अपनी टोकरियों को बेचने के लिए। बाबू, बहुत सुंदर टोकरी है। कौन सी टोकरी? बाबू गाड़ी में बैठा बैठा बोला, और फिर कहने लगा, मुझे तो सिर्फ सोडा चाहिए, टोकरी वोकरी नहीं। जाओ सामने की दुकान से एक गिलास में सोडा और बर्फ डलवा कर लाओ। सोडा और बर्फ? बाबू ने टोकरी की ओर तो नहीं देखा, पर हाँ, वो छल्लो को देखते हुए कहने लगा, टोकरी है तो बहुत सुंदर, खरीद लो ना बाबू, सिर्फ 6 आने हैं। साथ ही छल्लो ने ये यत्न किया कि उसका मुंह लोटे जैसा न बन जाए फिर से। सामने की दुकान का लड़का सोडा बर्फ ले आया। बाबू ने अपनी गाड़ी में पड़ी हुई एक टोकरी खोली और विस्की की बोतल निकालकर उसमें सोडा मिलाया। फिर वो घूंट पीता हुआ छल्लो को कहने लगा, सिर्फ 6 आने? हाँ बाबू, सिर्फ 6 आने, और 2 ले लो ना तो 10 आने, और अगर 4 ले लूं तो 4। छल्लो अपनी उंगलियों पर पैसे गिनने लगी। साथ ही उसे ख्याल आया, माँ करतारो सच ही कहती थी कि यदि मैं हंसकर किसी से टोकरी खरीदने को कहूँ तो। बाबू अपना गिलास खत्म कर चुका था। खाली गिलास और सोडे के जो सामने वाला दुकानदार का नौकर था, वो जब अपने पैसे लेकर गया तो उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। बाबू, टोकरी? टोकरी तो मैं खरीद लूं, लेकिन मेरे पास छोटे पैसे नहीं है। बाहर की बड़ी सड़क पर ना एक पेट्रोल पंप है, मैं वहां से पेट्रोल भी डलवा लूंगा और नोट भी तोड़वा लूंगा। आओ तो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। लेकिन पता नहीं वो कितनी दूर है, और तुम वहां तक गाड़ी में बैठकर चलो, बहुत सुंदर टोकरियां हैं, मैं बहुत से खरीद लूंगा। और साथ ही बाबू ने कार का दरवाजा खोल दिया। छल्लो के पांव कुछ रुके, पर फिर उसको अपने बाप की इच्छा उसके पांव को आगे धकेलती हुई लगी। अरे छल्लो, मेरी चमक छल्लो, ले बेटा, आज तो मेरी बात रख लेना, पूरी 20 टोकरियां। और छल्लो जल्दी से कार में बैठ गई। कार चली, तेज हुई और तेज हो गई। फिर पक्की सड़क पर जाती जाती कार कच्ची सड़क की ओर चली गई। बाबू, कहाँ है पेट्रोल पंप? छल्लो ने घबरा कर पूछा। फिर उसकी सांस अटकने लगी, और जब छल्लो को होश आया तो वो एक पेड़ के नीचे अस्त व्यस्त सिकुड़ी हुई पड़ी थी। वहाँ कार नहीं थी, कोई बाबू नहीं था। छल्लो ने अपने कपड़ों की ओर देखा, सामने पड़ी हुई टोकरियों की ओर देखा, सब कुछ मिट्टी में लथपथ हुआ पड़ा था। किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, मिलो है खामोशी, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की तू
मुझे भी फिर क्यों आग भर आई हो, किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई। कोई भी साया नहीं राहों में, कोई भी आएगा न बाहों में, तेरे लिए मेरे लिए कोई नहीं रोने वाला। झूठा भी नाता नहीं चाहों में, तू ही क्यों डूबा रहे आहों में। कोई किसी संग मरे ऐसा नहीं होने वाला, कोई नहीं जो यूं ही जहां में बाटे पीर पराई हो, किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई। मिलो है खामोशी, बरसो है तन्हाई। सामने पड़ी टोकरियां छल्लों से उठाई न गई। मुश्किल से उसकी टांगों ने ही उसका भार उठाया। वो राह चलती एक लॉरी थी, वो खड़ी हो गई उसे देखकर। कंडक्टर ने पूछा, करनाल जाना है? छल्लो ने एक बार लॉरी को देखा और फिर सर हिलाया, हाँ। और जब छल्लो से किसी ने पैसे मांगे तो वो चौंक पड़ी। उसके पास तो लॉरी का भाड़ा भी नहीं था। एकाएक उसे याद आया कि कल जेब में 3-4 आने थे। उसने जेब टटोली। जेब में पैसे तो नहीं थे, पर एक 10 रुपए का नोट था। छल्लो के मन में आया कि अच्छा हो अगर वो यहाँ से कूद जाए, गिर कर मर जाए और नोट के भी साथ में टुकड़े टुकड़े हो जाएं। कंडक्टर ने छल्लो को सोच में पड़ा देखकर खुद ही हाथ से नोट उठा लिया, पकड़ लिया और वो बोला, भाड़ा तो कुल 5 आने का ही है, लेकिन मैं तुम्हारा नोट तोड़ देता हूँ। और फिर उसने जितनी भी पैसे थे वो छल्लो को वापस कर दिए और छल्लो ने चुपचाप अपनी जेब में डाल लिए। सवारियां उतरी करनाल और साथ ही उतरी छल्लो भी, और अनमनी सी घर की ओर, गली की ओर बढ़ पड़ी। गली के कोने में मांस की दुकान थी। छल्लो के पांव वहां रुक गए। आधा सेर मांस, छल्लो ने धीरे से कहा और जेब से पैसे निकाले। छल्लो ने घर जाकर जब रसोई में मांस रखा और साथ ही प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च भी रखी तो उसकी माँ करतारो खुश हो गई। आज तूने कितनी टोकरियां बेची हैं? सारी, छल्लो ने धीरे से कहा और फिर वो नहाने के लिए बाल्टी भरने लगी। वो रत्ना आया था तेरी तलाश करता हुआ। अच्छा। छल्लो ने आगे कुछ नहीं कहा। माँ ने भी और कुछ ज्यादा नहीं कहा। छल्लो ड्योढ़ी का दरवाजा बंद करके नहाने लगी। छल्लो जिस समय नहा धोकर कपड़े बदल कर रसोई में आई, करतारो हांडी में मांस भून रही थी। देख लो, आज घर बसता हुआ दिखाई दे रहा है ना। जिस घर में छौंक की सुगंध न आए, धर्म की बात है, वो घर घर नहीं होता। छल्लो का बापू बोला और फिर छल्लो की ओर देखकर उसने बड़े लाड से कहा, मेरी छम्मक छल्लो। छल्लो ने जलते चूल्हे की ओर देखा। चूल्हे का सारा बदन आग की तरह जल रहा था। ऊपर हांडी रखी हुई थी। छल्लो को महसूस हुआ जैसे उस हांडी में उसकी मुस्कुराहट भूनी जा रही हो। उठ मेरी बेटी, नई टोकरी बनानी शुरू कर दे, मैंने पत्ते पानी में भिगो रखे हैं। जिस तरह करतारो ने छल्लो को आज बेटी कहा था, उस तरह पहले कभी नहीं कहा था। हुक्म की बांधी छल्लो मूढ़े पर बैठ गई। उसने हाथ में पत्ते पकड़ लिए और सुआ भी, पर उसे महसूस हुआ कि आज से खेतों में वो पत्ते उगेंगे जिससे टोकरियां बनाई जाती हैं। आज से रत्ना के बेचने के लिए अखबार नहीं छपेंगे और ये खबर भी कभी नहीं छपेगी कि एक बाबू ने एक लड़की की हत्या कर दी।
वेल इसी के साथ मुझे यानी प्रीत को आज का शो कल्चर ऑफ पंजाब यहीं खत्म करने की इजाजत दें. बट फॉर एनी बिजनेस क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट देव तातला एट द नंबर 416-677-0609. With that I sign off. Shall see you again very soon. Till then, goodbye, take care and keep smiling.